लास्ट क्लास हमने किया था कि एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के चलते उस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लग रहा था, उस पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज जो अपना टॉपिक है कि फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और इन दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच का फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ही होगा। ठीक है, ओके। अब इन दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स कैसे लग रहा है इसको तुम समझ सकते हो जो हमने लास्ट क्लास किया था उससे, कि जब हम किसी करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। वही यहाँ पे भी होगा कि दो वायर थे, आपके दो करंट कैरिंग वायर हैं, तो दोनों ही अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब एक के मैग्नेटिक फील्ड में जब दूसरा वायर आएगा तो वो वायर एक पे फोर्स लगाए तो या तो सिमिलरली पहला वायर भी दूसरे पे फोर्स लगाएगा। हमारी बात समझ में आया ना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? दो वायर्स थे तो दोनों अपना अपना फील्ड बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि एक वायर के लिए वहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड में आने के चलते उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, समझ में आया क्या? देखो तो मैंने यहाँ पे कुछ कहानी लिखा है कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट टू करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। और क्यों करते हैं मैंने तुमको अभी बता दिया। उसके बाद हमने लिखा है कि फोर्स इज अट्रैक्टिव व्हेन करंट इज इन सेम डायरेक्शन एंड रिपल्सिव व्हेन करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। उन दो उन दो करंट कैरिंग वायर के बीच का फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है जब दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होता है, और रिपल्सिव होता है जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये कैसे होगा वो भी मैं तुमको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अभी मैं उसको करूंगा अभी। ओके, और फिलहाल हमने जो दो वायर्स लिए हैं उसमें हमने लिया है टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर्स पैरेलल टू ईच अदर। मेरा जो अभी सिचुएशन कैसा है कि हमने दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स लिए हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे और इनके बीच का हमको फोर्स फाइंड करना है। ये टॉपिक तुम्हारा बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो सब लोग इसमें ध्यान रखना। अब सवाल ये उठता है कि हमने लॉन्ग वायर्स क्यों लिए हैं, हमने इनफाइनाइट वायर्स क्यों लिए हैं, हमने फाइनाइट वायर क्यों नहीं लिए? तो मेरा जवाब ये होगा कि क्वेश्चन को आसान करने के लिए। कैसे? तो हम जानते हैं कि अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास ये इनफाइनाइट वायर है या लॉन्ग वायर जिसको आप बोलते हो, तो इस इनफाइनाइट वायर से मान लो कि अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे एक पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी। अब इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैं कोई भी और पॉइंट ऐसे क्यू ले लूं या कोई पॉइंट आर ले लूं, एक और पॉइंट मैं एस ले लूं, अगर इन सारे पॉइंट का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम था तो उन सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी सेम आएगा। क्योंकि ये मेरा वायर कैसा है, लॉन्ग वायर है या इन्फानाइट वायर है, और हम जानते हैं कि फॉर इन्फानाइट वायर जो डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो आपका बनता है म्यू नॉट आई बाई टू डी, अगर तुम लोग को याद हो तो इसलिए मैंने लॉन्ग वायर्स लिए हैं या इन्फानाइट वायर्स लिए हैं कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, ये मेरा रफ वर्क था इधर में, ये मैंने रफ वर्क किया था। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं कि कौन से वायर का मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बनेगा और फोर्स किस तरफ लगेगा। जैसा कि सबको यहाँ पे दिख रहा है कि दो वायर्स में मैंने करंट लिया है इन सेम डायरेक्शन, तो जो इससे पहले मैंने पॉइंट्स लिखा है उस पॉइंट के हिसाब से दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, और होता भी है। उसको हम लोग थ्योरेटिकली समझेंगे अभी। चलो देखते हैं। तो इस वायर टू के करीब में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपका आएगा परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनवर्ड। सब लोग चेक कर सकते हो, चेक करो तो। इस वायर वन के चलते इस वायर टू के नियर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो तुम्हारा बनेगा परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनवर्ड, और मैंने इसको क्रॉस से शो किया है। और उस वायर टू के चलते इस वायर वन के नियर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपका बनेगा परपेंडिकुलर टू द पेज एंड कमिंग आउटवर्ड। हमने जो तरीका बताया था मेथड डायरेक्शन फाइंड करने का, आप वो लोग यूज कर सकते हो कि राइट हैंड थंब रूल से स्ट्रेच योर थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, फिर अपने मुट्ठी को बंद करो तो जिस तरफ फिंगर्स कर लोगे वो आपका होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलो अच्छी बात है। तो ये हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। चलिए
अब देखो तो क्या होगा कि इस वायर टू के लिए आप कोई भी पॉइंट उठा लो, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, उस सारे पॉइंट पे पी क्यू आर पे मैग्नेटिक फील्ड आपका सेम आएगा। और हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन, क्योंकि आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेना है फॉर फोर्स। तो वायर टू पे हम फोर्स फाइंड करेंगे तो हम वायर वन का फील्ड लेंगे, वायर वन पे हम फोर्स फाइंड करेंगे तो वायर टू का फील्ड लेंगे। ठीक है, ओके। तो वायर मेरा वन इनफाइनाइट था, तो इसलिए वायर टू के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम आएगा। सिमिलरली जो आपका वायर वन है, उसके हर एक पॉइंट पे वायर टू के चलते फिर से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम आएगा। तो ये सब आप लोग बातें याद रखना, तुम लोग ये पॉइंट पी क्यू आर मत लिखना, मैंने बस वो समझाने के लिए किया है। ओके। अब हमको दोनों वायर के नियर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया, अब हमको फोर्स का फाइंड करना है डायरेक्शन। तो उसके लिए भी तुमको रूल यूज करना पड़ेगा जो मैंने तुमको बताया था, कि जिस तरफ करंट है वायर में उस तरफ तुम्हारे राइट हैंड के फिंगर्स होने चाहिए। फिर तुम जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ कर्ल करो तो जो थंब देगा, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो वायर टू के लिए करंट आपका है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए वो है आपका निगेटिव जेड में। तो आप जब क्रॉस फाइंड करोगे तो आपका फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा निगेटिव एक्स में, मतलब कि इस वायर टू पे जो फोर्स आने वाला है वो कुछ इस तरफ आएगा। दिस इज द फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू वन। आप इसको चाहो तो आई जे के वाले रूल से भी कर सकते हो। करेंट कहाँ है, देखो करेंट है प्लस जे में, और आपका फील्ड कहाँ है, फील्ड है माइनस के में। तो जे क्रॉस माइनस के करने से आपका माइनस आई ही आता है। तो फोर्स जो आएगा वो आएगा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपका हो गया है फोर्स ऑन वायर टू। सिमिलरली जब तुम फाइंड करोगे फोर्स ऑन वायर वन, तो तुम्हारा फोर्स आएगा कुछ इस तरफ, देखो, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस इज फोर्स ऑन वायर वन ड्यू टू वायर टू। और तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि हमको अगर किसी एक वायर पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिल गया, तो न्यूटन थर्ड लॉ यूज करके हम लोग दूसरे पे भी फाइंड कर सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, क्योंकि जो भी फोर्स आपका होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ का तो करता ही ओबे है। ताकि वायर वन टू पे जितना फोर्स लगाएगा, टू वन पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपको मिल गया है फोर्स का डायरेक्शन, और सबको साफ साफ दिख रहा है कि हमें फोर्स कैसा है, फोर्स इज अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव। चलिए अच्छी बात है। तो फोर्स अगर अट्रैक्टिव है और ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो भी करेगा, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज जस्ट नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। और इनका मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। इनका क्या सेम आएगा, इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। किसी आप एक वायर पे फोर्स फाइंड कर लो तो दूसरे पे भी उतना ही फोर्स मिलेगा आपको। अब जैसे कि हमने सीखा था कि अगर एक करेंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो वो कुछ आपका आया था आई एल क्रॉस बी। और यहाँ पे सब लोग देखो तो एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि करंट आपका है अलोंग पॉजिटिव वाई और फील्ड जो आपका आ रहा है वो आ रहा है जेड में, कहीं पॉजिटिव जेड भी आया है कहीं पे नेगेटिव जेड भी आया है। तो एंगल 90 डिग्री है, तो मतलब कि जो फोर्स का हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड, वो मेरा क्या हो जाएगा, ओनली आई एल बी, क्योंकि साइन 90 आपका वन हो गया। ओके, चलो अच्छी बात है। इसको तुम लोग फिर से रखो साइड में, ये तुम्हारा रफ वर्क था। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों पे तो क्या होगा, फोर्स का सेम ही आएगा मैग्नीट्यूड, और वो कितना आएगा, तो आपका आएगा आई एल डी। तो चलो हम लोग फिलहाल जा रहे हैं फाइंड करने मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू वन। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू वन। अब देखिए तो आपको लेना होगा आई एल डी। तो आपको फोर्स करना है, फाइंड करना है वायर टू पे, तो हम लोग करंट लेंगे वायर टू में, तो हो जाएगा आई टू इंटू एल। एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। अब यहाँ पे हमने इनफाइनाइट वायर लिया है, यहाँ पे हमने लॉन्ग वायर लिया है। तो क्या होता है कि जब हम लोग लॉन्ग वायर लेते हैं या इनफाइनाइट वायर लेते हैं ना, तो हम लोग इस वायर के एक पोर्शन पे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करते हैं। तो मैंने मान लिया कि इस वायर का एक कोई पोर्शन एल था, उस एल लेंथ वाले पोर्शन पे हम मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो आपका आ जाएगा आई टू इंटू एल एंड इंटू मैग्नेटिक फील्ड आपको लेना होगा ड्यू टू वायर वन, क्योंकि आप फोर्स फाइंड कर रहे हो वायर टू पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी वन। ठीक है। अब आप जस्ट बी वन का वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन बी वन इक्वल टू कितना आएगा बोलो, तो देखो म्यू नॉट बाई टू पाई, ना देखो यहाँ पे होता है म्यू नॉट बाई आई टू पाई डी होता है। तो म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी, टू पाई डी, या इसको तुम लिख सकते हो म्यू नॉट बाई फोर पाई टू वाई बाई डी। ये म्यू नॉट बाई फोर पाई के टर्म में हमने लिखा है इसलिए ताकि जब न्यू तुम्हारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए तो तुम लोग वैल्यू आसानी से पुट कर सको।
तो देखो इसके वैल्यू मैं यहाँ पे करूंगा पुट, और हम लोग फाइंड कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करंट आई वन। तो ये जो वैल्यू आएगा फोर्स का हो जाएगा आई टू एल एंड इंटू म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन बाई डी। तो देखो जो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा तुम्हारा, वो आ जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू बाई डी इंटू एल। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, this is the magnetic force on a portion of wire 2 of length L। ओके, अगर सिमिलरली हम लोग L लेंथ का एक पोर्शन वायर वन पे ले लें तो इतना ही फोर्स आएगा फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू बाई डी इंटू एल। यहाँ पे डी क्या था, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स, पैरेलल वायर्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया है फोर्स ऑन अ पोर्शन ऑफ लेंथ एल। अब देखो कहीं कहीं पे यहाँ पे तुमसे पूछता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, पूछता है तुमसे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कोई बात नहीं, लेंथ से कर दो डिवाइड, तो क्या आ जाएगा मॉड वन टू बाई एल इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू बाई डी। सो दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। जब फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछे तो तुम लोग ऐसे फाइंड करना, और जब फोर्स पूछे किसी पोर्शन ऑफ लेंथ एल पे तो तुम लोग ऐसे फाइंड करना। समझ में आ गया ना? ठीक है, और दोनों वायर के लिए सेम तुम्हारा फॉर्मूला सेम है, वैलिड है फोर्स के लिए, फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा। अब याद रखना म्यू नॉट बाई फोर पर टू आई वन आई टू बाई डी इंटू एल। अब देखो तो हमने जो ऊपर वाला केस लिया था उसमें दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में था, इसलिए फोर्स आपका अट्रैक्टिव आया था। अगर मैं करंट ले लूँ अपोजिट डायरेक्शन, जैसे मान लो कि एक में करंट आपका हो गया ऊपर और एक में करंट आपका हो गया नीचे, और फिर से मैंने लिया है लॉन्ग वायर्स, तो इस बार जो आपका फोर्स आने वाला है वो आएगा रिपल्सिव। कैसा आएगा फोर्स? रिपल्सिव। आप चाहो तो उसका डायरेक्शन फाइंड करके भी चेक कर सकते हो। ये आपका आएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और इस तरफ आएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। फिर से इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, बस चेंज किया है डायरेक्शन। समझ में आया क्या? जल्दी से बोलो। तो जब करंट होगा इन सेम डायरेक्शन तो फोर्स अट्रैक्टिव, जब करंट इन अपोजिट डायरेक्शन तो फोर्स रिपल्सिव। वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तुम्हारा सेम है। अब एक बात तुम लोग ध्यान से देखना कि जब ये दो वायर्स लॉन्ग थे और पैरेलल थे और हमको फोर्स फाइंड करना था, तो हमने क्या देखा था कि किसी एक वायर के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम आ रहा था, मतलब कि उस वायर के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब कि देखो, अगर मान लो कि कहीं सिचुएशन ऐसा बन जाए कि एक वायर मेरा ऐसे है, मान लो ये रहा मेरा वायर वन, लॉन्ग वायर था, और दूसरा वायर आपका कुछ ऐसा बन जाए, और इस केस में आपको अगर इस वायर टू पे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना हो तो आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अब इस वायर टू के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपका सेम नहीं है। तो अगर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम नहीं है तो आप फोर्स बराबर आई एल क्रॉस बी यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो था ओनली फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुमको लास्ट क्लास का याद हो तो बोलो, तो याद आया क्या? जल्दी से बोलो। हाँ, तो मतलब कि हम लोग ये फार्मूला जो हम लाए हैं वो सब यूज तब करेंगे जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, और इसीलिए हमने पैरेलल वायर्स भी लिए थे और लॉन्ग वायर्स भी लिए थे कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बन सके। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने तुमको अभी बताया है जहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, उससे भी मैं तुमको क्वेश्चन करा दूंगा, उसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल तुमको ये समझ में आ गया होगी कि इस सेकेंड टाइप के केस के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इतना समझ में आ गया, बात काफी है, मैं आगे तुमको उससे क्वेश्चन करा दूंगा। चलो, अब देखो एक और तुम्हारा यहाँ पे आता है बात, और ये भी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, करेंट के 1 एम्पियर का डेफिनेशन यहीं से आया था। तो बोर्ड्स में देखो क्वेश्चन कैसा आता है, तुमसे बोलेगा कि डिराइव
डिराइव इक्वेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, वो मैंने जो अभी किया डिराइव आपको वो करना होगा। और फिर बोलेगा डिफाइन 1 एम्पियर, तो अब अभी जो मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ तुमको वो लिखना होगा। देखो ये है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, मैं पहले इसको रीड करता हूँ। इफ टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स kept 1 meter apart in vacuum carry equal currents in the same direction and there is a force of attraction of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of each wire, then current in each wire is said to be 1 ampere। मतलब क्या कि अगर आपके पास दो लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं और दोनों में इक्वल करंट है, दोनों में इक्वल करंट है आपका, दोनों में इक्वल करंट है और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, दोनों को आपने अगर 1 मीटर अपार्ट रखा है और तब अगर इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 इंटू 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर है, तो हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों वायर में जो करंट था वो 1 एम्पियर था। इस आप डेफिनेशन को इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो प्रूफ। देखो कैसे, हम लोग बोलेंगे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। तो देखिए वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होगा, 10 to the power -7। और क्वेश्चन के अनुसार दोनों वायर में अगर करंट 1 एम्पियर हो जाए तो 1 into 1 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन था 1 मीटर, तो 1। तो देखिए जो ये आपका फोर्स आ रहा है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर ही आ रहा है। देखो ध्यान से आ रहा है ना, तो इसको तुम यहाँ से भी देख सकते हो उस फॉर्मूले से। हालांकि तुमको जब बोर्ड्स में पूछे तो तुम ये स्टेटमेंट ही लिखना। समझ में आया क्या, जल्दी बोलो। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स each carrying an electric current of 5 ampere, are kept parallel to each other at a separation of 2.5 centimeter. Full stop. Find the magnitude of the magnetic force experienced by 10 centimeter of a wire. Okay, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन के अनुसार मेरे पास दो लॉन्ग वायर्स हैं, दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स थे और दोनों में करेंट का वैल्यू 5 एम्पियर है, I1 भी 5 एम्पियर है और I2 भी 5 एम्पियर है। हमसे करेंट का डायरेक्शन नहीं बोला है, तो करंट का अगर डायरेक्शन नहीं बोला है तो आप अपने मन से मान सकते हो सेम भी और अपोजिट भी। हमने यहाँ पे सेम माना है और इसीलिए देखो हमसे खाली फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है, फोर्स का डायरेक्शन नहीं पूछा है, तो इसलिए आपको करंट का डायरेक्शन चाहिए भी नहीं, तो हमने अपने मन से मान लिया कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट था। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, देखिए सेपरेशन दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, और आपको बताना है कि फोर्स ऑन अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका एक पोर्शन है 10 सेंटीमीटर, इस पे आपको फोर्स बताना है। तो हम क्या लिखेंगे फोर्स बराबर, बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी एंड इंटू एल। अब बस तुमको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10 to the power -7 इंटू 2 I1 5 I2 भी 5। लेंथ कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। देखो मैंने अभी लेंथ को 10 सेंटीमीटर में ही छोड़ दिया क्योंकि आपको सेपरेशन भी सेंटीमीटर में ही दिया है, तो यहाँ मैं करूँगा 2.5 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपको बचेगा, देखिए सॉल्व करने के बाद ये 2.5 यहाँ 4 टाइम्स में जाएगा, तो आएगा 5 into 5 25 into 4 100 200, तो 200 इंटू 10 to the power -7 या फिर 2 इंटू 10 to the power -5 न्यूटन। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या, बोलो जल्दी से बोलो। ओके, तो बोर्ड्स में अगर न्यूमेरिकल भी आएगा तो इस टाइप का ही आएगा, एकदम आसान आता है न्यूमेरिकल इसी टॉपिक पे। अब थोड़ा देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सा अपने को दिमाग यूज करना होगा, वही जहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, जो मैंने तुमको पहले बताया भी है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक लॉन्ग वायर है, इसमें करंट I1 है और मेरे पास एक दूसरा वायर है और ये इस बार फाइनाइट ही है, इसका लेंथ D है, या मान लो कि इसका लेंथ L है, सॉरी D नहीं, इसका लेंथ L है
और ये जहां से स्टार्ट हुआ है उसको मैंने नाम दिया है ए, और जहां पे खत्म हो रहा है उसको मैंने नाम दिया है बी, और एंड ए जो है वो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी पे है। अब हमसे पूछा ये है कि फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर टू, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर टू। अब देखिए, ये तो वायर टू पे जितना फोर्स होगा वायर टू भी वन पे उतना ही लगाएगा, तो हमसे यहाँ पे टू पे पूछा है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तुम लोग फोर्स बराबर म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू बाई डी एंड इंटू एल मत कर देना। ऐसे तुम अगर करने जाओगे तो ये तुम्हारा आंसर गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि उस वायर टू के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। समझ में आया ना? ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका वेरिएबल है। तो अब इसके लिए हम करेंगे कि जहां भी तुम्हारा आ गया वेरिएबल तो हम एक छोटा सा लेंगे एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, वायर का ही एलिमेंट लिया है छोटा सा, लेंथ। इसका लेंथ मान लीजिए कुछ ऐसा रहा डी एक्स, और इसका सेपरेशन इस से वायर से या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस करेंट एलिमेंट फ्रॉम वायर वन इज कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स। तो अब इस एलिमेंट के लिए जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कुछ आएगा यूनिफॉर्म। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करेंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करेंट एलिमेंट इज, मैंने उसको माना है डी एफ, तो डी एफ कितना है बोलो? तो म्यू नॉट बाई फोर पाई। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि उस छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपका सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं किया होगा, तो उसको आप कांस्टेंट मान सकते हो और फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू एंड बाई एक्स, क्योंकि उसका डिस्टेंस था एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर वन, एंड इनटू इसका लेंथ कितना था? इसका लेंथ था डी एक्स। देखो, तो ये तुम्हारा आ गया उस छोटे से करेंट एलिमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स। अब हमको वैसे वैसे बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे और सबके फोर्स को मेरे को ऐड करना होगा। और फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होगा। अब तुम्हारा यहाँ फायदा एक ये हो गया है ना कि उस वायर टू पे जितने भी आपके करंट एलिमेंट आएंगे सब पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन एक तरफ ही होगा, क्योंकि उस पूरे वायर में करंट आपका एक ही डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा उस पूरे वायर के लिए वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आएगा। तो इसलिए आपका मैग्नेटिक फोर्स सबका सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, तो आप उसको सिंपली ऐड कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, मतलब कि हम सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि यहाँ पे कि नेट फोर्स इज सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। आप चाहो तो इससे करेंट एलिमेंट पे फोर्स का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। कैसे करेंगे? तो देखो, तो उस करेंट एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर वन के चलते वो आपका आएगा क्रॉस में, और जो आपका डायरेक्शन ऑफ करेंट है वो आपका है कहाँ पे? देखो इधर, पॉजिटिव एक्स में। तो आपका करेंट है पॉजिटिव एक्स में, मतलब कि एल वेक्टर आ जाएगा पॉजिटिव एक्स में, और जो आपका फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड वो आपका है क्रॉस में, मतलब कि वो आपका हो जाएगा निगेटिव जेड में, निगेटिव जेड में मैग्नेटिक फील्ड। तो या तो आप राइट हैंड से फाइंड कर लो या फिर आप आई जे के से फाइंड कर लो। तो देखो, एल वेक्टर आपका हो जाएगा आई कैप में, और आपका बी हो गया है माइनस के में, तो आई क्रॉस माइनस के, इस तरफ आपका आएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो आई आई क्रॉस के होता है माइनस जे, और माइनस वाले से है तो हो जाएगा प्लस जे। ठीक है, तो प्लस जे इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और वो तुम अपने राइट हैंड रूल से ही फाइंड कर सकते हो। ओके, तो इससे जो फोर्स लग रहा होगा वो तुम्हारा लगेगा पॉजिटिव जे में, पॉजिटिव वाई में, सारे एलिमेंट पे अब फोर्स उस तरफ ही होगा। चलिए, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू बाई एक्स डी एक्स। अब जो कांस्टेंट है उसको ले लो बाहर, देखो म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स। अब लिमिट पुट करना होगा, तो x क्या था कि करेंट एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर वन। तो करेंट एलिमेंट आपका स्टार्ट होगा एंड ए से और जाएगा बी तक, तो मतलब कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो स्टार्ट होगा डी से और जाएगा एल प्लस डी तक। तो दिस इज द लिमिट। अब सबको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स इज एल एन एक्स, हो जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू एल एन एक्स, और लिमिट डी से लेके एल प्लस डी तक। तो लिमिट पुट करने के बाद म्यू नॉट बाई फोर पाई
टू I1 I2 ln L प्लस डी माइनस एल एन डी। अब हम यूज करेंगे लॉग का खासियत, लॉग का कैरेक्टरिस्टिक। तो आप इसको लिख सकते हो म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 ln L प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो तो। ओके, हमने सब ठीक किया है ना? अच्छा 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 अच्छा, नहीं सब ठीक है ना? मेरे ख्याल से एक बार चेक करो तो, शायद सब ठीक है। क्या, मान लो कि अगर हमको कुछ क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, स्ट्रेट वायर बनाओ। अरे यार ठीक है चलो, ये वायर वन लॉन्ग वायर, ये वायर टू, इसमें करंट I2, इसका लेंथ L, इसका एक एंड का सेपरेशन D। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि इस वायर पे अभी कितना फोर्स लगेगा, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो जितना फोर्स आपका उस पहले केस में आया था उतना ही फोर्स इस केस में भी आएगा, क्योंकि हमने बस इस बार उस करंट उस वायर टू में करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया है, बाकी सब मैंने सेम रखा है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस क्या चेंज करेगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। और करंट आपने किया है अपोजिट, तो फोर्स का डायरेक्शन भी हो जाएगा अपोजिट, क्योंकि इस वायर में इस बार फोर्स लगेगा निगेटिव वाई में। और मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा जितना आपका पहले केस में आया था। समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से, बोलो तो। ओके, देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है आपके पास, इसको नाम दे दो कुछ ए बी, उसमें करंट आई है, और उसके नियर मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप रखा है, उस रेक्टेंगुलर लूप में करंट I2 है और सबको करंट का डायरेक्शन दिख रहा है। मेरा सवाल यह है कि इन विच डायरेक्शन विल लूप मूव, वो लूप किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आपको इस सवाल का जवाब देना है। आपके पास 2 मिनट का समय है, सोच के बताओ। तो सवाल था कि इन विच डायरेक्शन विल लूप मूव, तो आंसर क्या होगा कि जिस तरफ उस पर नेट फोर्स लगेगा। और यहाँ पे हम फोर्स का बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स का, तो आपको चेक करना होगा कि इस लूप पे नेट मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लग रहा है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि पिछले क्लास में मैंने तुमको बताया था कि जब एक क्लोज लूप होता है और उसमें करंट सेम सेंस में होता है तो उस पर नेट फोर्स जीरो आता था। तो यहाँ पे क्लोज लूप है, करंट भी सेम सेंस में है, लेकिन फिर भी इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है। वो मेरा केस था फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया ना? यहाँ पे हमने उस क्लोज लूप को, उस रेक्टेंगुलर लूप को रखा है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड उस पूरे लूप के लिए सेम नहीं होगा। तुम लोग मेरा बात समझ रहे हो ना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलो, ठीक है ना ये? ओके, अब चेक करते हैं कि नेट फोर्स किस तरफ आएगा। तो मैंने तुमको एक बात बताया था कि जब दो पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो उनके बीच का फोर्स होता है अट्रैक्टिव। तो आप, ये जो आपका साइड था इसको मैं साइड वन मानता हूँ। रुक जाओ, एक थोड़ा सा कुछ स्लो हो गया यार। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया। हाँ, ये जो आपका साइड वन है, देखो तो इस साइड वन पे जो फोर्स होगा इस वायर ए बी के चलते वो होगा अट्रैक्टिव, और उसको मैं नाम देता हूँ F1। क्यों होगा? क्योंकि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स होगा अट्रैक्टिव। इस ये जो आपका वायर टू है, या इसको मैं जो साइड टू बोल रहा हूँ, देखो इस साइड टू पे अभी अभी हमने जस्ट फोर्स फाइंड किया था पिछले क्वेश्चन में। तो कुछ मानता हूँ मैं फोर्स F2 आएगा, और वो कहाँ आएगा? वो तुम्हारा आएगा इन पॉजिटिव वाई। तो इससे फोर्स आपका हो जाएगा F2। ये जो अब आपका साइड थ्री है, इस पे फोर्स होगा रिपल्सिव, क्योंकि इस साइड में और ये जो वायर ए बी है इसमें करंट आपका अपोजिट में है डायरेक्शन में, तो इससे फोर्स आपका होगा रिपल्सिव F3। अब ये जो आपका साइड फोर हो गया, इस पे जो फोर्स होगा वो आपका होगा F4, और वो होगा टुवर्ड्स निगेटिव वाई। मैंने तुमको ये भी अभी जस्ट बताया था। और मैंने तुमको ये भी बताया था कि जितना फोर्स इस वायर पे होगा उतना ही फोर्स इस वायर पे भी होगा, मतलब टू वाले पे और फोर वाले पे।
तो दोनों पे इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, तो इनका फोर्स तो हो गया कैंसल आउट। तो फैसला अब होगा इस F1 से और F3 से। और F1 अट्रैक्टिव है और F3 रिपल्सिव है, और जो आपका साइड 1 था वो वायर के करीब है, तो उसका फोर्स क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब कि यहाँ पे F1 इज मोर देन F3, तो जो नेट फोर्स होगा वो उस लूप पे होगा अट्रैक्टिव। नेट फोर्स ऑन लूप इज अट्रैक्टिव, सो लूप विल मूव टुवर्ड्स वायर ए बी। समझ में आया क्या, जल्दी बोलो, बोलो। ओके, अब मान लो कि इसी में हम थोड़ा सा कुछ चेंज कर दे, तो अगर इसमें करंट हम ले लें नीचे, अब आप बताओ, आप बताओ, अब लूप किस तरफ मूव करेगा। हम्म, अब लूप इससे अवे मूव करेगा, क्योंकि अब जो, सॉरी 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 सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ, ये जो 1 था उस पर तुम्हारा फोर्स होगा इस तरफ रिपल्सिव, जो तुम्हारा ये इसमें तुम्हारा फोर्स होगा अट्रैक्टिव, यही ना। ओके, और इसमें फोर्स कहाँ होगा तुम्हारा इस बार, नीचे होगा ना मेरे ख्याल से, देखो तो चेक करो तो, इसमें तुम्हारा फोर्स आएगा F2 नीचे, और इसमें फोर्स आएगा तुम्हारा ऊपर, तो ये तो हो जाएगा कैंसल आउट, F2 और F4, F2 एंड F4 हो जाएगा कैंसल आउट, और F1 फिर से होगा ज़्यादा F3 से, मतलब कि इस बार लूप विल मूव अवे फ्रॉम वायर ए बी, ठीक है, याद रहेगा। अरे बोलो। ओके, अब हमने तो चेक कर लिया कि नेट फोर्स आ रहा है टुवर्ड्स द वायर या फिर अवे फ्रॉम द वायर, कितना आ रहा है, अब हम उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो नेक्स्ट मैंने केस लिया कि फिर से एक मेरे पास लॉन्ग वायर है, उसमें करंट है I1, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है उसमें करंट है I2, और इस रेक्टेंगुलर लूप का जो डिमेंशन है वो आपका है B इंटू एल, देखिए ये साइड लेंथ B है, ये आपका L है, और इस रेक्टेंगुलर लूप में करंट I2 है, और इस साइड AB का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज आपका कुछ D है, ये मैंने D माना है। आपको इस बार बताना है कि नेट फोर्स का वैल्यू, फाइंड नेट फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर लूप। हमको एक बात, हम लोग फिर से श्योर हैं कि ये जो लूप है वो करेगा मूव टुवर्ड्स द वायर, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो देखिए ये जो साइड ए बी है उसमें मैं मानता हूँ फोर्स F1, तो आपका होगा अट्रैक्टिव। ये जो आपका साइड 2 है उस पर फोर्स होगा ऊपर की तरफ F2। ये जो आपका साइड 3 है इस पर फोर्स होगा अवे रिपल्सिव F3। ये जो साइड 4 है उस पर फोर्स होगा नीचे की तरफ, और फिर से जितना आपका होगा F2 उतना ही होगा F4, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट। तो नेट फोर्स कितना आने वाला है, नेट फोर्स इक्वल टू F1 माइनस F3, नहीं ना, क्योंकि उनका फोर्स अपोजिट में है। अब आप फाइंड कर लो F1, तो देखो ध्यान से कि F1 हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये जो साइड तुम्हारा ए बी है वो उस वायर 1 के पैरेलल था ना, वायर 1 के पैरेलल था, तो हम लोग वो जो फार्मूला पढ़े हैं वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस वायर ए बी के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम आने वाला है, ठीक है। तो यूज करो म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ साइड ए बी फ्रॉम वायर 1 इज D, तो हो जाएगा बाई D, और लेंथ कितना है आपका, लेंथ हो गया L, तो इंटू एल, माइनस F3 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ साइड सी डी फ्रॉम वायर 1 इज D प्लस डी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा B प्लस डी, एंड इंटू उसका भी लेंथ हो जाएगा L, बस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं थी। समझ में आया ना कैसे हुआ ये, बोलो। तो यहाँ पे जो कॉमन है उसके ले लो कॉमन, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 एल, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉमन,
यहाँ बचेगा 1/d माइनस 1/b+d। तो ये जगह μ0/4 पाई 2I1I2L, और ये तुम्हारा आ जाएगा b+d माइनस डी डिवाइड बाई डी इंटू b+d। तो ये तुम्हारा आ जाएगा μ0/4 पाई 2I1I2L इंटू डी डिवाइडेड बाई बी न रे, बी होगा ना, डी नहीं होगा, बी होगा, ऊपर में बी होगा, बी डिवाइडेड बाई डी इंटू b+d। चेक करो तो सही हमने किया है क्या, देखो चेक करो जल्दी से। दिस इज द नेट फोर्स। हाँ तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना। चलो, तो ये टॉपिक खत्म हो गया, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।